तो इस वीडियो में हम पहले अध्याय के सारे इम्पोर्टेंट फार्मूलाज, सभी जितने महत्वपूर्ण सूत्र हैं उनको लिखने वाले हैं। तो हम शुरुआत करते हैं आवेश से। ठीक, तो आवेश क्या होता है आप लोग जानते हैं। आवेश की परिभाषा जानते हैं, नोट्स में लिखी हुई है, पढ़ सकते हैं कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण एक वस्तु दूसरे वस्तु पर वैद्युत बल लगाती है। और आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो आवेश मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज, धनावेश और ऋणावेश। एक होता है उदासीन, लेकिन वो वस्तु की प्रकृति है कि वो उदासीन है। समान अवस्था में जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है। तो आवेश दो प्रकार के माने गए हैं। कौन कौन से? एक पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। और समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब यदि पॉजिटिव है, पॉजिटिव और पॉजिटिव ये प्रतिकर्षित करेंगे, नेगेटिव ये भी प्रतिकर्षित करेंगे। और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसको बोलते हैं रिपेल और इसको बोलते हैं अट्रैक्शन। और आवेश का मात्रक प्रतीक क्या होता है? तो इसका प्रतीक होता है स्मॉल क्यू, चाहे या तो कैपिटल क्यू। ठीक, मात्रक क्या होता है इसका? तो मात्रक होता है कूलाम, जिसको हम लिखते हैं प्रतीक C से। ठीक, और क्या पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 10⁻⁻19 कूलाम। और प्रोटॉन पर आवेश होता है +1.6 10⁻⁻19 कूलाम। मतलब मान समान होता है और चिन्ह विपरीत होते हैं। इलेक्ट्रॉन को माइनस माना गया है, प्रोटॉन को प्लस का माना गया है। ओके, दूसरा है किसी वस्तु में आवेश की मात्रा कैसे निकालें। आवेश की मात्रा, तो क्या फार्मूला होता है? फार्मूला होता है इसका Q बराबर NE, जहाँ पर Q क्या है? Q है आवेश की मात्रा, कि किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा क्या है। N क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, क्यों किसी दिए सवाल में दिया गया है कि किसी वस्तु में इतने इलेक्ट्रॉन की कमी है या अधिकता है, तो वो वाली संख्या कहलाती है N। और E कहलाता है मूल आवेश। और इसका मान तो पता ही है, कितना होता है? 1.6 10⁻⁻19। इस तरीके से हम किसी वस्तु में आवेश की मात्रा निकाल सकते हैं। फिर आवेश का एक और गुण है जो हमें पता होना चाहिए, जिसे कहते हैं आवेश की योगात्मकता। इसका मतलब है कि जैसे हमारे पास कोई एक वस्तु है, ठीक, और उस पर आवेश है एक ठो Q1, दूसरा आवेश है Q2, तीसरा आवेश है -Q3। तो इस पर कुल आवेश कितना है? तो कैसे निकालेंगे? कुल आवेश Q, टोटल लिख दो नीचे, टोटल आवेश, कुल आवेश। तो Q1 + Q2 - Q3, इस तरीके से निकाल सकते हैं। मतलब कुल मिला के सबको जोड़ दो। जैसे मैंने कहा एक बंद यहाँ पे बक्सा है, इस पर एक आवेश है 2 कूलाम, दूसरा है -3 कूलाम, तीसरा है 4 कूलाम। तो कुल आवेश कितना हो जाएगा? तो सिंपल है, 2 कूलाम 4 कूलाम 6 हो जाएंगे, और 6 में -3 जाएंगे तो कितना बचेगा? 3 कूलाम। ठीक, वीडियो को ध्यान से देखकर नोट्स बनाते चलें, लास्ट में रिवाइज करने में यही काम आएंगे। सारे फॉर्मूले एक ही जगह लिखे होंगे तो बेटर रहता है। अगला आता है इस पे टॉपिक कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, ठीक। तो कूलाम का नियम किस बारे में है? कोई पूछ दे तो कूलाम का नियम हमको बताता है दो आवेशों
के बीच लगने वाला बल कितना होगा ये पता चलता है हमको कूलाम के नियम से। कैसे कि जैसे हमारे पास दो आवेश हैं, एक आवेश है Q1 और दूसरा आवेश है Q2 और दोनों के बीच की दूरी है स्मॉल r। ठीक, तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल हो जाता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक, तो ये फार्मूला तो तब लगेगा जब दोनों आवेशों के बीच हवा या निर्वात हो, है ना। दोनों आवेशों के बीच क्या भरा हो, मतलब क्या स्थित तो माध्यम हवा या निर्वात। इसके अलावा कोई दूसरा माध्यम होगा तो उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन। देखो ध्यान से, यहाँ पर एप्सिलॉन के नीचे जीरो जैसा बना दिया, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे केवल एप्सिलॉन, बाकी सब सेम Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक, ठीक है। तो एक सेकेंड, हाँ, एप्सिलॉन को हम एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। और एप्सिलॉन को क्या कहते हैं, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता। माध्यम क्या होता है ये मैंने समझाया हुआ है वीडियो में, कूलाम के नियम में देख सकते हो जाकर। माध्यम मतलब कि दोनों आवेशों के बीच क्या है, दो आवेशों के बीच यदि हवा है तो हम कह देंगे माध्यम हमारी हवा हो गई, या कुछ नहीं है तो उसको बोलते हैं वैक्यूम, निर्वात। जैसे मैंने दोनों आवेशों को पानी में डुबो दिया, तब दोनों आवेशों के बीच में क्या है, जल है, तो हम कह देंगे कि हमारा माध्यम अब दोनों आवेशों के बीच जो है वो जल है। ठीक, अब इसी फार्मूले को इस तरीके से लिख सकते हैं कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में लगा देते हैं K, जहाँ K होता है परावैद्युतांक, और Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक, तो यहीं से निकल के क्या आया, देखो ध्यान से, हमने एप्सिलॉन की जगह क्या लिख दिया, एप्सिलॉन नॉट K। इसका मतलब है कि एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट K। ठीक, तो यहीं से परिभाषा निकल आएगी आपकी परावैद्युतांक की। क्या बन जाएगा, तो याद रखना इस रिलेशन को, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट K। ठीक, तो जहाँ पर K क्या है आपका, मैं लिख देता हूँ इसी के साथ, K है परावैद्युतांक। पूछ सकता है इसके बारे में कि परावैद्युतांक क्या है, या इस तरीके से पूछेगा कि माध्यम, कौन सा नंबर है ये, चौथा पांचवा, माध्यम का परावैद्युतांक। तो देखो यहाँ से इस फॉर्मूले को मैं दोबारा लिखता हूँ, एप्सिलॉन बराबर क्या था, एप्सिलॉन नॉट K। ठीक, तो यहाँ से K बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रखना, एप्सिलॉन को क्या कहते हैं, मैंने ऊपर लिख दिया, वैसे फिर यहाँ लिखता हूँ, माध्यम की वैद्युतशीलता, और एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता। इस तरीके से आप भी लिख सकते हो नोट्स बनाते समय, ताकि याद रहे कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। और K क्या होता है आपका परावैद्युतांक। ठीक, तो परावैद्युतांक की परिभाषा बना सकते हो कि किसी माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। ओके, तो किसी माध्यम की वैद्युतशीलता निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक,
है ना, बटे में हो तो अनुपात कहलाता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, इन्हीं को याद रखा करो, रटा मत करो। तो k का मान 1 होता है किसके लिए, निर्वात या हवा के लिए, और k का मान अनंत होता है धातु के लिए। पूछ सकता है ये कि मेटल के लिए, चांदी के लिए परावैद्युतांक का मान कितना होता है, तो अनंत होगा, बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद टॉपिक आता है वैद्युत क्षेत्र, है ना। तो वैद्युत क्षेत्र नोट से पढ़ सकते हैं। क्या होता है कि प्रत्येक आवेश अपने चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र बना लेता है कि इस पर कोई दूसरा आवेश आता है तो उस वैद्युत बल का अनुभव करता है ना। इसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का तरीका क्या है, तो निकालने का तरीका होता है E बराबर, एक मिनट, E बराबर F/Q, ठीक है। तो यहाँ पर F क्या है बताने की जरूरत नहीं है, उस आवेश पे लगने वाला बल है बल, ठीक है। कभी कभार सदिश रूप पूछ सकता है, सदिश रूप हो जाएगा इसका, कुछ नहीं। देखो सदिश रूप लिखने के लिए क्या करते हैं, पहले फॉर्मूला लिख लो, E बराबर F/Q। अब बताओ कौन कौन सदिश राशियाँ हैं, तो बल सदिश राशि है, उसके ऊपर वेक्टर लगा दो, वैद्युत सदिश राशि उसके ऊपर वेक्टर लगा दो, बन गया इसका सदिश रूप। ये है इसका सदिश रूप, ठीक। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो मात्रक हो जाएगा इसका तो बताओ जरा, बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम, तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। विमा क्या हो जाएगी, तो mLT - 3A - 1, राशि तो सदिश है, तो वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, तो जाहिर सी बात है सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होगी। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश, दोनों के लिए वैद्युत क्षेत्र बनता है, अपने चारों ओर बनाते हैं, और उनकी दिशा कैसी होती है, तो धन आवेश की दिशा होती है, पहले मैं बना देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो चित्र में कि ये धन आवेश है, और यहाँ से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की तरफ निकल रही हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि आवेश से दूर की ओर। तो धन आवेश से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेश से दूर की ओर जाती हैं, और ऋण आवेश में आवेश की ओर आ रही हैं, ठीक है। तो इसको किस तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हो कॉपी में अपने, कि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज बनाई, और यहाँ से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ये बाहर की तरफ जा रही हैं, और एक नेगेटिव चार्ज बनाया, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेश की ओर आ रही हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि धन आवेश के लिए आवेश से दूर की ओर, और यदि ऋणावेश है तो आवेश की ओर, आवेश की ओर, ठीक है। और इन रेखाओं को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं भी कहा जाता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ओके। तब नेक्स्ट इसमें आता है, तो हमने क्या देखा कि प्रत्येक आवेश अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र बनाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, नेक्स्ट फार्मूला आएगा कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, एक बिंदु आवेश लिया स्मॉल q, जिससे
कुछ दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु है P। अब इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या आता है? तो वो आता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ठीक, तो फॉर्मूले को ही मत रट्टा करो, उसमें जो चीज़ें दी गई समझा करो कि वो होती क्या है। तो देखो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान तो पता है, फिक्स है। Q क्या है? आवेश। ठीक, और R क्या है? आवेश से उस बिंदु तक की दूरी जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक है, तो R क्या है? दूरी। ठीक, कहाँ से कहाँ तक? आवेश से उस बिंदु तक की दूरी जहाँ पे वैद्युत क्षेत्र हमको निकालना है। ये सब डेरिवेशन वगैरह वीडियो में कराया हुआ है, पीछे पड़े हैं सारे, देख सकते हैं। अब एक इसमें और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि यदि कोई वैद्युत क्षेत्र है, जैसे मैं बनाता हूँ, तो वैद्युत क्षेत्रों को इस तरीके से बनाया जाता है, सीधी रेखाएं समांतर। और इस वैद्युत क्षेत्र में यदि कोई धनावेश रखा है और कोई नेगेटिव चार्ज रखा है, ठीक, तो धनावेश पे बल लगता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में और ऋणावेश पे बल लगता है वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। ठीक, तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो वैद्युत क्षेत्र है दाईं ओर। ठीक, इस पर एक धनावेश रखा है तो बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही, मतलब दाईं ओर, और ऋणावेश रखा है तो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। याद रखना इस फैक्ट को। नेक्स्ट आता है इसमें वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब ये क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल? तो इसको कैसे डिफाइन किया गया है? तो इसको बताया गया है कि एक ऐसा निकाय जहाँ पर दो आवेश हो, ठीक, Q और Q दोनों का मान समान हो लेकिन चिन्ह विपरीत हो, तो एक प्लस का तो दूसरा माइनस का, और उनके बीच की दूरी कम हो। तो क्या क्या है, परिभाषा नोट्स में लिखी है ना? तो क्या क्या पॉइंट याद रखना है कि समान आवेश हो, ठीक, दूसरी बात विपरीत प्रकृति के हों, तीसरी बात बीच की दूरी कम हो, बीच की दूरी कम हो। ठीक, इसी से संबंधित एक भौतिक राशि है जिसे हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, अंग्रेजी जान लो इसकी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या है इसकी कहानी? तो इसकी कहानी इतनी है कि दो आवेश हैं, जैसे मतलब कोई एक डाइपोल है द्विध्रुव, और ये -Q और +Q, इनके बीच की मैंने, तो क्या हुआ, मैंने यहाँ पर एक डाइपोल बनाया, ठीक, और इनके दोनों, एक पर -Q है, यहाँ पर +Q है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी मैंने ली है 2L। ठीक, तो क्या है इसकी परिभाषा, कैसी ली जाती है? तो पहली बात तो इसका प्रतीक होता है P। ठीक, और निकालने का तरीका देखो, याद रखना तरीका क्या है, आवेश गुणे दोनों आवेशों के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, ये है तरीका। तो यहाँ पे P बराबर Q गुणे दोनों आवेशों के बीच की दूरी हमने कितनी ली है? 2L। तो 2L। R ले लो, बीच की दूरी R ले लो, जैसे मैं कह देता कि यहाँ पे इनके बीच की दूरी मैंने ले ली स्मॉल r। ठीक, तो फार्मूला हो जाता P बराबर आवेश Q और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? R। तो फार्मूला ये हो जाता है। ठीक, तो आपके लिए फ़ायदेमंद है कि आप इसको याद रखो, इस वाले को, ये वाले को, P बराबर आवेश गुणे दोनों आवेशों के बीच की दूरी। नेक्स्ट, अच्छा, इसका मात्रक वगैरह
तो मात्रक क्या हो जाएगा इसका, मात्रक आवेश का मात्रक कूलाम, दूरी का मात्रक मीटर, तो कूलाम मीटर ऐसे लिखेंगे। विमा, विमा हो जाती है इसकी LTA लता, राशि सदिश, दिशा, दिशा होती है इसकी नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, ठीक। तो इस केस में दिशा कैसी होगी, यहाँ पे माइनस से नहीं यहाँ प्लस, तो माइनस से प्लस, ये दिशा होगी P की। तो अब वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र, अच्छी स्थिति का क्या चित्र बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या बनाया, एक छोटा सा डाइपोल, -q +q और इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु है, यहाँ पर हमको निकालना है वैद्युत क्षेत्र। तो अच्छी स्थिति का फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r क्यूब, ठीक है। तो ध्यान रखना P क्या होता है, P होता है आपका, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और R क्या होता है, R होता है द्विध्रुव के मध्य बिंदु से यहाँ तक की दूरी, इस बिंदु तक की दूरी, ठीक है। इसके बाद रच्छी स्थिति का सूत्र क्या होता है, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r क्यूब, इतना ही अंतर है क्या, कि अच्छी में 2p होता है, निरच्छी में p होता है। चित्र भी बना सकते हैं इसके, तो कहाँ बनाएं, यहीं बना देते हैं कि यहाँ पर हमने एक डाइपोल बनाया, -q +q, इसके बाद बीच की दूरी O, अरे यार एक मिनट, हाँ, तो इसके मध्य बिंदु O से लंबवत कोई बिंदु है, यहाँ पे मान लो हमें निकालना है, ठीक है। काम करो, यहाँ पे भी P ना देकर M नाम दे दो, कुछ अलग देने के लिए M बिंदु दे दो, यहाँ भी दे दो बिंदु M, क्योंकि P सेम हो जाता है। ओके, तो ध्यान रखना कि P क्या है, ये वाला P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, R क्या है, बीच की दूरी, ये भी P क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल का, और R बीच की दूरी। नेक्स्ट आते हैं लास्ट પછી कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण मतलब टॉर्क, तो बल आघूर्ण लिखा हो या बल युग्म आघूर्ण लिखा हो, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना। तो सबसे पहले इसका चित्र बनाते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि एक मान लीजिए कि हमारे पास वैद्युत क्षेत्र है, इस तरीके से एक समान वैद्युत क्षेत्र, और यहाँ पर एक डाइपोल रखा हुआ है। तो डाइपोल बनाता हूँ पहले एक अच्छा सा, ये ठीक, और इस पर आवेश है -q और +q, ठीक है। तुम्हें पता है कि प्लस वाले चार्ज पे लगता है बल इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, इस पे लगता है विपरीत दिशा में। तो खुद सोचो कि इस पर एक बल लग रहा है इस तरफ, दूसरा बल लग रहा है इस तरफ, तो इस डाइपोल को ये घुमा देगा इस तरीके से, मैंने वीडियो में दिखाया हुआ है जहाँ इसका डेरिवेशन किया है, देख लेना। घुमा देगा तो कोई चीज़ घूमने लगी तो क्या बन गया, वो बल आघूर्ण। तो यहाँ बल आघूर्ण का सूत्र होता है टाउ बराबर PE sin थीटा, ठीक। फॉर एग्जांपल कह सकते हैं कि ये थीटा कोण पे रखा हुआ है वैद्युत क्षेत्र से, ठीक है। तो ध्यान रखना कि P क्या है, P है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, E क्या है, E है वैद्युत क्षेत्र, और थीटा क्या है, P और E के बीच का कोण। जैसे यहाँ पर हम कहेंगे तो P इस तरीके से है और E इस तरीके से, तो इनके बीच कोण ये है थीटा, ठीक।
इसी को वेक्टर रूप में लिख सकते हैं, टाउ बराबर पी क्रॉस ई, ठीक। या ये पूछे कि अधिकतम बला गुण बताओ, अधिकतम बला गुण, थीटा का मान नहीं दिया होता सवाल में, कभी बार कह देता है कि अधिकतम बला गुण बताओ, तो थीटा बराबर हमें लेना होता है 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 का मान अधिकतम एक ही होता है, मतलब साइन का मान अधिकतम एक ही होता है, वो 90 पे होता है। सो यहाँ से टाउ मैक्स बराबर हो जाएगा पी ई, साइन थीटा की जगह साइन 90 लिखोगे, साइन 90 का मान एक होता है, तो टाउ मैक्स बराबर पी ई, ठीक। तो इनको अच्छे से शॉर्ट नोट बना लेना और रिवीजन कर लेना, करते जाना।